नमस्कार, मैं अविनाश रंजन गुप्ता आप सभी का अपने चैनल पर हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आज के इस वीडियो में हम लोग भाषा विज्ञान के अंतर्गत आने वाला एक अध्याय जिसे हम लोग आगम ध्वनियाँ कहते हैं उसके बारे में अध्ययन करने वाले हैं। तो शुरू करते हैं आगम ध्वनियों पर एक विस्तृत अध्ययन। सबसे पहले एक नज़र में हम इस पाठ को समझने की कोशिश करते हैं। देखिए, अंग्रेजी में लिखा हुआ है ये ल्यूटिनेंट, लेकिन इसका उच्चारण ल्यूटिनेंट ना होकर लेफ्टिनेंट होता है और लेफ्टिनेंट में एफ का होना कंपलसरी लगता है, लेकिन इस पूरे वर्ड में एफ लेटर हम लोगों को कभी नहीं मिलता। ये देखिए, इसका उच्चारण होता है लेफ्टिनेंट। उसी प्रकार एक शब्द और लीजिए, कर्टसी, ठीक है ना, इसका उच्चारण होता है कर्टसी। इसमें आर का उच्चारण न के बराबर होता है। तो इस लिहाज से या इस आधार पर हम कहते हैं कि अंग्रेजी एक ऐसी भाषा है जो बिना दूसरे के मदद के सीखी ही नहीं जा सकती। और हिंदी की तारीफ करते हुए कहते हैं कि हिंदी एक ऐसी भाषा है जिसे कोई व्यक्ति अपने स्तर पर भी पढ़ना और लिखना सीख सकता है, लेकिन इसमें कहीं ना कहीं त्रुटि है। कैसे, यहाँ साबित होता है। देखिए, यहाँ लिखा गया है उपन्यास, जिसे हम लोग अंग्रेजी में नोवेल कहते हैं, उपन्यास। लेकिन आप, मैं या XYZ कोई भी व्यक्ति उपन्यास नहीं कहता, वो उपन्यास कहता है। आप उच्चारण करके स्वयं देखें और इसकी पुष्टि कर ले कि आप उपन्यास कह रहे हैं या उपन्यास कह रहे हैं। दूसरा एक शब्द लीजिए, मध्य। तो मध्य नहीं कोई कहता है, मध्य कहता है। द और ध दोनों ध्वनियाँ आती हैं। इस लिहाज से हम लोग ये कह सकते हैं कि हिंदी भाषा में भी कहीं ना कहीं उच्चारण के स्तर पर थोड़ी सी समस्या है। और ऐसा कहने में कोई बुराई नहीं है कि इस ब्रह्मांड की सभी चीज़ों में कहीं ना कुछ कमी है, डेफिशिएंसी है। कोई भी कंप्लीटली कंप्लीट नहीं है। देयर इज ए रूम फॉर इम्प्रूवमेंट ऑलवेज। इसीलिए आज हम लोग आगम ध्वनियों के बारे में अध्ययन करने वाले हैं, जिसका लिखित रूप में तो हम लोग नहीं पाते हैं, लेकिन उच्चरित रूप में हम लोग आगम ध्वनियों का समावेश देखते हैं। यहाँ देखिए, आगम ध्वनियाँ जो उच्चारण के स्तर पर पाई जाती है उससे जुड़े कुछ बिंदु दिए गए हैं, जिन पर हम एक एक करके विचार कर लेते हैं। सबसे पहले हम लोग आ जाते हैं पहले बिंदु पर, जो है हिंदी का मानक उच्चारण। यहाँ देखिए, किसी भी भाषा के क्षेत्र में उसके मानक उच्चारण का प्रयोग ही हो, यह तभी संभव है जबकि उस भाषा का क्षेत्र बहुत ही छोटा हो। जिस भाषा का क्षेत्र जितना बड़ा होगा, उसके पूरे क्षेत्र में एक मानक उच्चारण की संभावना उतनी ही कम होगी। अर्थात कहने का तात्पर्य यह है कि हिंदी भाषा पूरे भारतवर्ष में बोली जाती है। चूँकि हिंदी भाषा का स्पीकिंग क्षेत्र, उच्चारण क्षेत्र बहुत ज़्यादा है, बहुत राज्यों में है, इसीलिए इसके उच्चारण में हम लोगों को भिन्नता देखने को मिलेगी। काफ़ी बड़े क्षेत्र में बोली जाने वाली अंग्रेजी, फ्रांसीसी, स्पेनी, चीनी आदि विश्व में ऐसी भाषाएं हैं जिनका एक मानक उच्चारण उनके पूरे क्षेत्र में नहीं है। अंग्रेजी के तो एकाधिक मानक उच्चारण स्वीकृत से हो गए हैं। अर्थात अंग्रेजी के बहुत सारे प्रोनाउंसिएशन जो है उन्हें स्टैंडर्ड मान लिया गया है। जैसे एक शब्द लीजिए, फिनांस। तो ये जो शब्द है, इसे फाइनेंस भी कहते हैं या फिनांस भी कहते हैं। इसका उच्चारण दो तरीकों से होता है। और अगर हम लोग वर्तनी के स्तर पर देखें तो COLOURS कलर्स और COLORS कलर्स, दोनों कलर्स है और दोनों मानक है। तो अभी अगर हम लोग देखें तो उच्चारण के स्थान पर भी और वर्तनी के स्थान पर भी अलग अलग मानक उच्चारण और वर्तनी ऑल ओवर द वर्ल्ड स्वीकार कर लिए गए हैं। देखिए, इंग्लैंड की अंग्रेजी का उच्चारण कोष और अमेरिका की अंग्रेजी का उच्चारण कोष उठाकर तुलना करें तो यह बात स्पष्ट हो जाएगी कि इंग्लैंड में जो है वो प्रोनाउंसिएशन कुछ अलग तरीके से होता है और अमेरिका में प्रोनाउंसिएशन कुछ अलग तरीके से होता है। तो अंग्रेजी के मामले में जब ये बात ठीक बैठती है तो भारत में
हिंदी के मामले में भी यह बात सटीक बैठती है। अब आते हैं हम लोग दूसरे बिंदु पर, जो है हिंदी के क्षेत्र में। देखिए, हिंदी का क्षेत्र भी काफ़ी बड़ा है। हिंदी का क्षेत्र बड़ा होने तथा उसके अनेकानेक बोलियों वाला होने के कारण ही हिंदी प्रदेश में हिंदी के अनेकानेक प्रकार के उच्चारण प्रचलित हैं। यहाँ तक कि हमारी वर्णमाला के अक्षरों का भी एक उच्चारण नहीं है। दिल्ली में तथा आसपास क, ख, ग, घ को कै, खै, गै, घै कहते हैं, तो कहीं के, खे, गे, घे कहते हैं, तो इलाहाबाद के पास क, ख, ग, घ ही कहते हैं, और पूरब में बनारस, पटना तथा आसपास क, ख, ग, घ, अर्थात कुछ वृत्त मुखता अर्थात मुंह को गोल करके उच्चारण करते हैं। यूं इन विविधताओं के बावजूद हिंदी का एक मानक उच्चारण है, और कुछ मतभेदों के होते हुए भी काफ़ी बड़े शिक्षित वर्ग की स्वीकृति उसे प्राप्त है। तो देखिए, यहाँ ये प्रमाणित होता है कि पूरे भारतवर्ष में हिंदी के उच्चारण में हम लोगों को भिन्नता देखने को मिलती है। और इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल है, आप ये लीजिए, ये जो री स्वर वर्ण है, इसका उच्चारण कहीं री होता है तो कहीं रू होता है, और अगर ये शब्द के बीच में आता है या व्यंजन के बाद आता है तो इसका उच्चारण कहीं कहीं र की तरह भी होता है। जैसे कुछ लोग पृष्ठ की जगह पृष्ठ बोलेंगे, और कहीं मान लीजिए लिखा हुआ है अमृत, तो इसका उच्चारण दक्षिण वाले, उड़ीसा वाले, मुंबई वाले क्या करेंगे, रू की तरह करेंगे, अमृत। ठीक है, तो हिंदी के क्षेत्र में भी उच्चारण को लेकर अंतर देखने को मिलता है। अब हम लोग आते हैं तीसरे बिंदु पर, जो है उच्चारण के स्तर पर त्रुटियां। देखिए, शब्दों के उच्चारण में ध्वनियां आसपास की ध्वनियों से प्रभावित होती है। होता यह है कि प्रायः आगे आने वाली ध्वनि के उच्चारण की तैयारी में उच्चारण अवयव पूर्ववर्ती ध्वनि का उच्चारण परवर्ती ध्वनि के अनुरूप कर देते हैं। उदाहरण के लिए, जब हम कहते हैं डाकघर, तो डाकघर नहीं बोलते, घ का उच्चारण करने के लिए स्वर तंत्रियां या उच्चारण अवयव पहले से ही एक दूसरे के समीप आ जाती हैं, अतः पूर्ववर्ती ध्वनि क ग हो जाती है। घ के घोष होने के कारण, घोष अर्थात जिसके उच्चारण में स्वर तंत्रियां झंकृत होती है, उसे हम लोग घोष कहते हैं। तो घ के घोष होने के कारण क का घोष रूप ग हो जाता है, अर्थात घोष हो जाने की क्रिया काम करती है। इसका आशय यह हुआ कि जिस रूप में कोई भाषा लिखी जाती है, उस रूप में यदि कोई पढ़ने का यत्न करे तो उस भाषा का स्वाभाविक उच्चारण वह नहीं कर सकता। इस तरह, इस दृष्टि से शब्दों का अध्ययन शब्दों का ठीक उच्चारण जानने के लिए आवश्यक है। उच्चारण में यदि कोई व्यक्ति इन बातों का ध्यान न रखे तो वह शब्दों का ठीक उच्चारण नहीं कर सकता। ठीक ऐसी ही स्थिति यहाँ बनेगी, जैसे अगर हम लोग बोल तो रहे हैं डाकघर, लेकिन कोई डाकघर नहीं कहता, वो बोल देगा डाकघर। घ से पहले वो ग का उच्चारण कर देगा, और उच्चारण के स्तर पर इसे ही कहीं ना कहीं सही मान लिया जाता है। अब हम लोग इसी को एग्जाम्पल्स के माध्यम से देखते हैं। देखिए, नियम पहला क्या कहता है, शब्द के मध्य में या अंत में आने वाला कोई ऐसा संयुक्त व्यंजन जिसका दूसरा सदस्य य, व, र, ल हो, उच्चारण में तीन व्यंजनों का युक्त रूप हो जाता है, क्योंकि प्रथम व्यंजन द्वित या दीर्घीकृत हो जाता है। अब इसे हम लोग ऐसे समझते हैं, देखिए यहाँ उपन्यास तो न और य है, ये है संयुक्त वर्ण, ठीक है, ये है संयुक्त वर्ण। अब क्या कहा गया, दूसरा सदस्य क्या है, दूसरा सदस्य य, व, र, ल, तो यहाँ क्या है, य है, ठीक है। अब उच्चारण में तीन व्यंजनों का युक्त रूप हो जाएगा, क्योंकि प्रथम व्यंजन का द्वितीय दीर्घीकृत हो जाएगा, अर्थात यही जो प्रथम आधा व्यंजन है इसी का द्वित होगा या ये दीर्घीकृत हो जाएगा। कैसे, देखिए, आप उपन्यास नहीं बोलते, मुंशी प्रेमचंद ने गोदान उपन्यास लिखा, नहीं, आप क्या बोलेंगे, मुंशी प्रेमचंद ने गोदान उपन्यास लिखा है। तो देखिए, द्वित हो गया,
एक दो, इसका द्वित हो गया ना पहले वाले वर्ण का, ठीक है, दीर्घीकृत और द्वित हो गया। और अब ये 3 व्यंजनों का युक्त रूप हो गया, अर्थात ये देखिए ये 3 व्यंजनों का युक्त रूप हो गया। पहले कितना था? 2। जैसे अन्य, तो हम लोग अन्य नहीं कहते, अन्य हम लोग क्या बोलते हैं? अन्य कोई और है। देखिए तो यहाँ 3 व्यंजनों का युक्त रूप हो गया। उसी प्रकार मेरे साथ अन्याय हुआ है, अन्याय कोई बोलता है ऐसा? नहीं। क्या कहते हैं? मेरे साथ अन्याय हुआ है। तो यहाँ पर देखिए 3 व्यंजनों का युक्त रूप हो गया और उच्चारण के स्तर पर यही सही है। उसी प्रकार देखिए कन्या, कोई बोलता है कन्या? नहीं, कन्या, ये मेरी कन्या है, कन्या रत्न। शक्य, देखिए शक्य बोलते हैं, शक्य नहीं बोलते। अन्वय, कौन कोऑर्डिनेशन जो होता है, अन्वय। उसी प्रकार परिपक्व, परिपक्व कोई नहीं कहता, क्यों? क्योंकि इसको बोलने में थोड़ा ओड महसूस होता है, इसका मतलब होता है ऐसे मैच्योर्ड। क्या बोलते हैं? परिपक्व। तो देखिए यहाँ 3 व्यंजनों का युक्त रूप हो गया। उसी प्रकार चक्र, उसी प्रकार अजस्त्र, उसी प्रकार अक्ल को अक्कल नहीं है क्या? क्या बोलते हैं? अक्कल नहीं है क्या? हाँ, राइमिंग के लिए हम लोग ये बोल देते हैं कि नकल करने के लिए भी अकल चाहिए, लेकिन नॉर्मली जब हम लोग अकल शब्द का प्रयोग स्वतंत्र रूप से करते हैं तो अकल ना कह के इसके लिए अक्ल चाहिए, इसके लिए अकल चाहिए, अकल नहीं। ओके, अब आते हैं हम लोग नियम 2 पर, जो कुछ इस प्रकार है। उपर्युक्त परिस्थितियों में यदि प्रथम व्यंजन महाप्राण हो तो उसके पूर्व अल्प प्राण व्यंजन आ जाता है। देखिए अगर महाप्राण कौन सी ध्वनि होती है? महाप्राण ध्वनि वो होती है जिसमें ह की ध्वनि होती है या एच होता है। जैसे मैंने लिखा क, तो ये हो गया अल्प प्राण। क्यों? क्योंकि इसमें हवा निकल ही नहीं रही है, ह वाली। लेकिन मैं बोलूँगा ख, तो देखिए एच आ गया ना, तो ये होगा महाप्राण। अब यहाँ देखिए अभ्यास, तो भ में क्या है? बी एच है, बी एच, तो ह आ रहा है, तो ये हुआ महाप्राण। और जब एक महाप्राण होगा और उसके बाद कोई पुण्य है या रला हुआ है, तो क्या होगा? अल्प प्राण व्यंजन आ जाएगा। कैसे? देखिए ब, हम लोग अभ्यास बोलते हैं, अभ्यास हम लोग क्या बोलते हैं? अभ्यास, अभ्यास किया, तो देखिए भ से पहले ब आ गया और ब क्या है? अल्प प्राण है, क्योंकि बी ए, इसमें एच साउंड है ही नहीं। उसी प्रकार देखिए सभ्य, तो हम लोग सभ्य बोलते हैं? नहीं, हम लोग सभ्य, सभ्य, सभ्य। उसी प्रकार मुख्य बोलते हैं, तो ख क्या है? ख जो है वो महाप्राण है, क्योंकि एच की ध्वनि आ रही है, लेकिन क में क्या है? एच की ध्वनि नहीं है, ये अल्प प्राण है, तो महाप्राण से पहले अल्प प्राण व्यंजन आ जाएगा। मुख्य, मध्य, मध्व। अब ये मध्व क्या होता है? मध्व कहने का मतलब होता है महुआ, एक प्रकार का फल होता है वो, जिससे देसी शराब बनाई जाती है, उसको बोलते हैं मध्व। उसी प्रकार देखिए आख्यान, तो आख्यान कोई नहीं बोलता, आख्यान, आख्यान बोलता है। उसी प्रकार कथ्य नहीं, कथ्य। अध्यापक, अध्यापक ऐसे कहते हैं। अध्याय, मध्व, ये 2 बार हो गया है। तो इस तरीके से हम लोग देखें कि अगर महाप्राण व्यंजन आधा है तो उसके पूर्व में अल्प प्राण व्यंजन का समावेश हो जाता है उच्चारण के स्तर पर, लेकिन लेखन में आप ऐसे ही करेंगे। अच्छा, अब बढ़ते हैं नियम 3 की ओर। देखिए यदि पूर्ववर्ती अक्षर का अंतिम ध्वनि क, च, ट, त, प हो और परवर्ती अक्षर का प्रथम ध्वनि घोष हो तो क, च, ट, त, प ग, ज, ड, द, ब हो जाता है। मैंने आपको बताया है कि घोष व्यंजन वे व्यंजन होते हैं जिनके उच्चारण में स्वर तंत्रियाँ परस्पर झंकृत होती है। जैसे ग, घ, अंग, ये बोलेंगे ना तो स्वर तंत्रियाँ झंकृत होगी। क और ख बोलने से झंकृत नहीं होगी, लेकिन ग, घ और अंगा बोलने से झंकृत होती है। तो पहले 2 तो नहीं, लेकिन बाद के 3 जो भी होते हैं, क वर्ग के या च वर्ग के या ट या त या प वर्ग के, उन्हें घोष कहते हैं। ठीक है। अब देखिए डाकघर, तो देखिए डाकघर में परवर्ती अक्षर जो है वो घ है। घ कैसा है? घोष है। यहाँ देखिए ये घोष है, ठीक है। और उसका पूर्ववर्ती वर्ण क्या होगा? क, च, ट, त, प होगा, ठीक है।
तो ये ग ज ड द ब में कन्वर्ट हो जाएगा। तो डाकघर, तो क किस में कन्वर्ट हो गया, ग में, डाकघर। हम लोग कभी नहीं बोलते डाकघर जा रहा हूँ मैंने, डाकघर गया। फिर नाचघर, तो नाचघर नहीं बोलेंगे, नाचघर, नाचघर ज हो जाएगा। उसी प्रकार ठाट बाट, तो देखिए ठाट बाट बोल रहे हैं, ठीक है ना, तो ये ट क्या होगा, ड में कन्वर्ट हो जाएगा, ठाट बाट। उसी प्रकार मतदाता, कोई नहीं बोलता मतदाता, सीधे बोल देंगे मतदाता, मतदाता। कैसे लिखेंगे हम लोग, मतदाता ऐसे लिख देते हैं। आई मीन उच्चारण के स्तर पर तो ऐसे ही लिखेंगे, लेकिन लिखते समय मतदाता ऐसे। इसी तरीके से देखिए धूप बत्ती, कोई कहता है धूप बत्ती नहीं, धूप बत्ती दे दिया, वो ब ही हो जाता है, ये जो प है वो ब में ही कन्वर्ट हो जाएगा। अब आते हैं हम लोग नियम चौथे पर। इसके विपरीत यदि परवर्ती अक्षर की प्रथम ध्वनि अघोष व्यंजन हो तो पूर्ववर्ती अक्षर के अंत में आने वाले ग ज ड द ब क्रमशः क च ट त प हो जाते हैं। जैसे देखिए यहाँ पर है नागपुर, तो ये प है, प क्या है, अघोष है, क्योंकि पहला और दूसरा अघोष होता है। जैसे क ख अघोष है, च छ अघोष है, ट ठ, उसके बाद त थ, उसके बाद प और फ, ये सब अघोष है। तो ये देखिए अघोष है, और अघोष के पहले क्या है, अघोष के पहले देखिए ग ज ड द ब है, ठीक है, तो वो क्या होगा, क च ट त में कन्वर्ट हो जाएगा। कैसे, नागपुर, कोई बोलता है नागपुर नहीं, मैं नागपुर गया था, नागपुर, और क भी आधा। आजकल तो भाई ऐसा ही होता है, आजकल कोई नहीं बोलता, आजकल। उसी प्रकार बदतमीज, तो बदतमीज बोलते हैं, बदतमीज। उसी प्रकार देखिए किताब कॉपी, तो किताब जो ये ब है ना वो आधे प में कन्वर्ट हो जाएगा, क्या बोलेंगे, किताब कॉपी। अब हम लोग आ जाएंगे अंतिम नियम, और जो है नियम 5। देखिए उपयुक्त परिस्थितियों में पहले ख छ ठ थ फ हो तो क्रमशः क च ट त प हो जाते हैं। कैसे, देखिए लेखपाल, ठीक है ना, तो लेखपाल हो जाएगा। पूछताछ, तो पूछताछ। अठपहला, अर्थात जिसके 8 पहलू होते हैं, तो अठपहला कोई नहीं बोलता, अठपहला बोलता है। हाथ पाँव, अगर एक साथ लिख रहे तो हाथ पाँव हो जाएगा, थ का उच्चारण नहीं होगा, हाफ कर की जगह हो जाएगा हाफ कर। तो इस तरीके से हम लोगों ने ये अध्ययन किया कि आगम ध्वनियाँ उच्चारण के स्तर पर समावेश होती हैं, और वही उच्चारण सुनने में कर्णप्रिय और मानक लगता है, लेकिन लिखने के समय हम लोग वैसा ही लिखेंगे जैसा पारंपरिक तरीके से चला आ रहा है। उपन्यास ही लिखेंगे उपन्यास की जगह। उम्मीद करता हूँ आपको मेरा ये वीडियो ज़रूर अच्छा और इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। हम पुनः मिलेंगे किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।